नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। आज मुद्दे की बात में हम चर्चा करेंगे दिल्ली में बीजेपी की साइलेंट पॉलिटिक्स पर। यूपी के सीएम और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की पहली सभा से बीजेपी के साइलेंट प्लान का खुलासा हो गया। वो ये कि बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एक नई रणनीति पर चल रही है। इस बार बीजेपी का ध्यान दिल्ली के शहरी क्षेत्रों से ज्यादा बाहरी ग्रामीण क्षेत्रों पर है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकारें हैं और वहां बीजेपी का तगड़ा कैडर भी मौजूद है। इन दो राज्यों के कार्यकर्ताओं का इन इलाकों में सक्रिय होना आसान भी है। पिछले कुछ चुनाव में बीजेपी को इन ग्रामीण और आरक्षित क्षेत्रों में काफी संघर्ष करना पड़ा था, तो बीजेपी इस बार बढ़त हासिल करने के लिए इन इलाकों पर ज्यादा ध्यान लगा रही है। बीजेपी दूसरे राज्यों के वरिष्ठ नेताओं की जनसभाएं और रैलियां भी इन्हीं इलाकों को ध्यान में रखकर कर रही है। पार्टी के सभी बड़े नेता इन्हीं इलाकों पर ध्यान दे रहे हैं। हरियाणा में मिली जीत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया था। वो मान रहे हैं कि दिल्ली अजेय नहीं है। हरियाणा से सटे गांवों में जाट समुदाय की अच्छी खासी मौजूदगी है। इन इलाकों की राजनीति में भी जाटों की अच्छी पकड़ मानी जाती है। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्मप्रकाश भी जाट समुदाय से ही थे। 1993 में साहिब सिंह वर्मा जब सीएम बने, वो भी जाट समुदाय से ही थे। इस बार बीजेपी ने 11 सीटों पर जाट उम्मीदवारों को टिकट दिया है। दिल्ली का ग्रामीण इलाका कभी बाहरी दिल्ली लोकसभा सीटों के तहत आता था। उत्तर में नरेला और दक्षिण में बदरपुर से शुरू होता था। इस पूरे इलाके में 20 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से अधिकांश सीटों पर जाट, गुर्जर या अनुसूचित जाति का दबदबा है। सज्जन कुमार, साहिब सिंह वर्मा और केएल शर्मा जैसे दिग्गज लंबे समय तक यहाँ के बड़े नेता रहे। अब निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन से यहां का गणित बदल गया है। 21 निर्वाचन क्षेत्रों में से अधिकांश को उत्तर पश्चिम और दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्रों में बांट दिया गया है, जबकि एक छोटा हिस्सा पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में चला गया है। इससे पारंपरिक जाट वोटर कम महत्वपूर्ण हो गए हैं। अब दक्षिणी दिल्ली सीट पर गुर्जर वोट ज्यादा है। इन सीटों पर पिछले 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी का दबदबा रहा है। अब बीजेपी को लगता है कि मीडिया की रोशनी में आए बिना इन सीटों पर काम करना आसान है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी जैसे दिग्गजों के खिलाफ प्रवेश वर्मा और रमेश विधुड़ी जैसे बड़े जाट और गुर्जर नामों का मैदान में उतारा है। संदेश साफ है कि 8 फरवरी को अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी की यह साइलेंट प्लानिंग सफल होगी? क्या इस प्लानिंग से बीजेपी का वनवास खत्म होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में आप और कांग्रेस की क्या रणनीति है? क्या दूसरे राज्यों के कैडर से दिल्ली के वोटर बदलेंगे? ये तमाम सारे सवालों के साथ अपनी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने वाले जो खास मेहमान होंगे उनमें से बीजेपी प्रवक्ता नवरत्न गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता अमित तिवारी और आप प्रवक्ता प्रदीप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और नवरत्न जी, राजधानी से सटे जो बाहरी ग्रामीण क्षेत्र हैं उन पर बीजेपी ने जो ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया है, उससे आपको सफलता मिलती दिख रही है? क्योंकि अभी तक पिछले 2 चुनाव में हमने देखा कि वहां पर पूरी की पूरी तरीके आपका सुपड़ा साफ रहता था। बिल्कुल आप 0 या 1 सीटों पर ही आप डिपेंड रहते थे। 20-22 सीटें हैं ये प्रभावित करने वाली सीटें। इस बार उम्मीदें आपको नजर आ रही हैं वहां से? आलोक जी, निश्चित जिस प्रकार से हम अपनी जो हमारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की जो रणनीति है उसके तहत काम कर रहे हैं, निश्चित इस बार हम अपनी दिल्ली के अंदर सरकार बनाने में सफल रहेंगे। और पूर्णतः दिल्ली में हमारा जो टारगेट है, जो केंद्रीय नेतृत्व का 40+ हमारी सीटें रहेंगी, जिसमें हम एक पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएंगे। और रही बात दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों की, जैसे आप बता रहे हैं, जो दूसरे प्रांतों से जो दिल्ली का बॉर्डर टच लगे हुए हैं, हम हर चुनाव को एक जीतने की दृष्टि से चुनाव को लड़ते हैं। और उस दृष्टि से हमने जो चुनाव इस बार देखा कि जहां पर पिछली बार के चुनावों में कुछ कमियां रह जाती हैं, निश्चित दूसरी बार उस चुनाव को अच्छे से लड़ने के लिए पार्टी उसमें अपना कोई ना कोई सुझाव, कोई ना कोई योगदान देती है। जैसे हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के बैठने के बाद में हम उसके ऊपर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और देखते हैं कि हमारी कहां पर क्या कमियां रही, क्या उसमें हम और सुधार कर सकते हैं। तो जो पिछली बार हमारे से भूल चूक रह गई थी, इस बार निश्चित हमने इस चुनाव को बहुत
बहुत माइक्रो लेवल पर हम इसको चुनाव को लेकर जा रहे हैं और बिल्कुल चुनाव को हम जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए सारी पार्टियां थोड़ी बहुत ज्यादा चिंतित है। वो हमारी बहुत छोटी छोटी प्लानिंग पर भी नजर रख रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ रही है। जी बिल्कुल। प्रदीप गुप्ता जी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज दिल्ली में उतारी गई है। आपको पता भी होगा आरएसएस का कैडर भी यहां पर दिल्ली में एक्टिव हो गया है। ऐसे में निश्चित रूप से आपके लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। आलोक जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इलेक्शन काम के ऊपर होता है, जात बिरादरी के ऊपर नहीं होता। काम को सलाम है। पिछले 10 साल अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में काम किए हैं, उसी के आधार पर ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है और उसी के आधार पर एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। अब ये गुप्ता जी कह रहे थे कि भाई इस बार हमारी सरकार बनेगी, तो मैं यही बात कहूंगा, इनसे सिर्फ दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। आलोक जी, निश्चित जिस प्रकार से गुप्ता जी, प्रदीप जी बता रहे हैं कि ये चुनाव काम के ब्याज पर लड़ा जाएगा, बिल्कुल इस बार हमने सोच रखा है कि चुनाव को केजरीवाल बादाम काम बना करके दिखाना है। जो केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में दिल्ली की दुर्गति की है, दिल्ली की यमुना के अंदर जो हमारे पूर्वांचल भाइयों को केजरीवाल भारी है, भारी बता करके हमेशा अपनी राजनीति सीखते हैं। आप एक बात बताइए, क्या पूर्वांचल के अंदर जो इन्होंने अभी जो छठ पूजा के छठ पर्व के अंदर जो यमुना का कितना बुरा हाल था, वो पूरे देश ने देखा है, दिल्ली नहीं पूरे देश ने भी देखा है। हमने इस बार पूरी योजना बनाई है कि हम पूरी जो हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, जो कहा है वो किया है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो केंद्र में हमने जो कहा वो करके दिखाया। जी ठीक है, ठीक है। अमित तिवारी जी, जिन इलाकों की हम बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस का अच्छा वक्त था तो कांग्रेस ही वहां पर एक तरफा छाई रहती थी। यानी कि हरियाणा बॉर्डर की सीटों की बात कर रहे हैं हम, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर की सीटों की बात कर रहे हैं, यहां पर कांग्रेस का एक छत्र राज्य हुआ करता था शीला दीक्षित के टाइम में। लेकिन जैसे ही चीजें बिगड़ी वैसे ही आप भी खाता खोलने के लिए तरस गए। इस बार आपके पास मौका है, आपके सारे बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब से हमने 10 वर्षों से हमारी सरकार नहीं रही है और जनता ने हमको आशीर्वाद नहीं दिया, तब से वह जनता ठगी का शिकार महसूस कर रही है खुद को। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र का मसला हो और चाहे वो राज्य में हमारा दिल्ली को बहुत ठगा है। चाहे वो उत्तर प्रदेश से सटे जिले हो, चाहे वो हरियाणा से सटे जिले हो, चाहे वो दिल्ली लोकल की बात हो, मतलब जो नई दिल्ली क्षेत्र का क्षेत्र है वो वहां की बात हो, हर विधानसभा में लोग अपने आप को उपेक्षित और ठगा महसूस कर रहे हैं, सिर्फ झूठे और एक हवाई प्रचार तंत्र के माध्यम से। ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में साठगांठ इतनी है कि लोग आज ये चर्चा कर रहे हैं कि बड़ा रिचार्ज बनाम छोटा टॉपअप की लड़ाई हो गई है। वो बड़ा रिचार्ज दिल्ली में, छोटा टॉपअप दिल्ली राज्य में है और दोनों आपस में मुकाबला कुश्ती कर रहे हैं। ये जनता के मध्य चर्चा है। अभी मैं 2 दिन के लिए विगत 2 दिन प्रचार में था, तो लोगों के मध्य ये कहा जा रहा है, उन्हें छोटा संघी कहा जा रहा है। और इस प्रकार से आलोक भाई, जिस प्रकार से दिल्ली की जनता पानी की समस्या, बिजली की समस्या और जो मोहल्ला क्लिनिक हेल्थ वाले थे उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझी है, उसका हाल बहुत खराब है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जहां पर दिल्ली की जनता ने 3 बार साथ के साथ सांसद दिए और 2 बार 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी को इन्होंने पूरी सत्ता सौंप दी, लेकिन दोनों लोग आम आदमी की जिंदगी में कैसे बदलाव हो सकता है, कोई काम नहीं कर पाए। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे थे। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम सत्ता में थे तब वो बेल्ट हमारी हुआ करती थी, हमारे सबके सब जीतते थे। बिल्कुल आपने सही कहा। वही जब हम 2 बार नहीं हमको जनता ने आशीर्वाद दिया, फिर भी हम उनके मध्य रहे। इस बार जब हम चुनाव में उनके मध्य जा रहे हैं लोग भाई, तो वो बड़ा प्रेम और स्नेह दे रहे हैं, बहुत अपार समर्थन। वो अपनी बातें बता रहे हैं हमारे नेताओं को, ऐसी ऐसी समस्याएं, हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं और हमने उन्हें भरोसा दिलाया है कि हमारी सरकार बनने के बाद हर एक स्थिति को, हर एक कुचक्र को, जो कि अव्यवस्था फैलाई गई है, चाहे वो केंद्र के माध्यम से हो, चाहे वो राज्य के माध्यम से हो, उसका निराकरण किया जाएगा। जो हमारी सरकार बनने के बाद में जो हमारी गारंटी लागू करने की बात हुई है कि 2500 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को दिया जाएगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी, आज आपने भी जिक्र किया कि एक संकल्प पत्र जारी करने जा रही है। हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र नहीं आलोक भाई, झूठ पत्र जारी करेगी। उसकी बानगी इस प्रकार से देखने को मिलती है कि इनके नहीं, मैं आप बोलिएगा नरोत्तम भाई, आप बोलिएगा, मैं आपको मौका दूंगा।
चाहूंगा। मैं आपकी एक बात को बिल्कुल आपको समय दूंगा आपको। आलोक जी, जिस प्रकार ठीक उन्होंने बताया, नवरत्न जी, अमित को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगा। मैंने झूठ पत्र इस वजह से बताया कि भारतीय जनता पार्टी जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए और राजस्थान में चुनाव हुए, उन्होंने भी वहां संकल्प पत्र जारी किया। उत्तर प्रदेश में भी संकल्प पत्र जारी था। क्या छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिल रहा है, आपकी 1.5 साल की सरकार हो गई है, तो किस राजनीतिक सुचिता और मुंह लेकर के जनता के मध्य जाते हैं आप और उनसे झूठे वादे करते हैं? आपने कहा था उत्तर प्रदेश में होली और दिवाली फ्री सिलेंडर देंगे, क्या आपने दिया? नहीं दिया। जब आप एक वादा नहीं पूरा कर सकते तो आप जनता से क्यों लेकर के ऐसे वादे जाते हैं? जनता को अरे योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली में जाके भाषणबाजी कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि यमुना का पानी, अरे यमुना का पानी तो राज्य सरकार ने दूषित कर दिया। लेकिन हम उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि वो आए, कानपुर की गंगा जल से आचमन करें और एक बार नहा के दिखा दें। वो मथुरा में आए और यमुना में डुबकी लगा के दिखा दे। नहीं लगा सकते। तो ये आम आदमी पार्टी की सरकार और भाजपा की सरकार, इन दोनों ने एक ही पहलू पर काम किया है। वही वाली जो जनता कहती है दिल्ली की, छोटा रिचार्ज बनाम बड़ा रिचार्ज बनाम छोटा टॉप अप वाला, यही काम आलोक भाई हुआ है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, हर उस सुख सुविधाओं से। ठीक है अमित जी, अब नवरत्न जी को भी आपका जवाब देने का मौका दे दिया जाए। जी, जिस प्रकार अमित जी ने बताया, कांग्रेस ये आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रही है। जिस प्रकार इनके बड़े नेता आकर के चुनावी मैदान में बिल्कुल आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन प्रदीप गुप्ता जी कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। अब प्रदीप जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं। आलोक जी, जिस प्रकार में प्रदीप जी और अमित जी की बात को बिल्कुल एकदम सराहना करता हूँ कि जिस प्रकार वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस हमें जिताने के लिए चुनाव लड़ रही है, उसी प्रकार कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में इनको जिताने के लिए चुनाव लड़ा था। आलोक भाई शूट करता है, जाती रही भावना जैसी चुनाव लड़ने की बात करते चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, जितने की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी कहते हैं कि हाँ ये यमुना के पानी की बात करते हैं। आप बताइए यमुना कौन सी साफ हो गई? मोहल्ला क्लिनिक की बात कर लीजिए, कितनी यूनिवर्सिटी खुल गई इन 10 सालों के अंदर में। ठीक है प्रदीप जी का भी रिएक्शन ले ली जाए। प्रदीप जी आप भी अपना रिएक्शन दे दीजिए। आप कहते हैं कि अगर ये चुप होंगे तो कुछ बोलूंगा। ठीक नवरत्न जी, आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था। अगर नवरत्न जी चुप होंगे तो मैं कुछ बोलूंगा। आलोक जी, आप बिल्कुल नजदीक से आप राजनीतिक गतिविधियों को बहुत नजदीक से कवर करते हैं। मैं एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इन दोनों पार्टी की जो ये प्रवक्ता बैठे हुए, मैं इनसे एक बात जानना चाहता हूँ। इन 10 सालों के अंदर में दिल्ली के अंदर में मुझे एक नया अस्पताल बता दीजिए, कौन सा नया अस्पताल बनाया हो? एक स्कूल बता दीजिए, कौन सा स्कूल बनाया है इन्होंने? ठीक है प्रदीप जी 11 साल से सरकार में ये बताएंगे ना। आपने जो तमाम सारे सवाल खड़े किए उसका जवाब प्रदीप जी देंगे, और प्लस इस बात का भी जवाब देंगे कि मिला कौन किससे है। ठीक है प्रदीप जी, पूरे देश में देखा है, मिले की बात नहीं है। आप एक बात बताइए, 2000 अभी जो चुनावों के अंदर में लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें किस पार्टी ने मिलकर के चुनाव लड़ा था? दिल्ली में 7 सांसद हमारे बीजेपी के इंडिपेंडेंट लड़े थे, वहीं पर 3 बनाम 4। नवरत्न जी प्रदीप जी को मौका दे दीजिए, ये बोल लें, उसके बाद फिर आपके पास फिर आ जाऊंगा। ठीक है प्रदीप जी। नवरत्न जी बात खत्म हो गई हो तो मैं बोल लूं? जी बिल्कुल जी। ऐसा है आलोक जी, एक्चुअली में जो चुनाव लड़े जाते हैं ना, वो चुनाव मूलभूत सुविधाओं के ऊपर लड़े जाते हैं। केजरीवाल जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर, बिजली के ऊपर, पानी के ऊपर। और जो ये भी बात कर रहे थे कि दिल्ली में कोई हॉस्पिटल नहीं बना, दिल्ली के अंदर जितनी सरकारी हॉस्पिटल जितनी तेजी से बन रहे हैं, अभी आपका लिबासपुर समयपुर के अंदर एक संजय गांधी हॉस्पिटल की बहुत बड़ी बिल्डिंग तैयार हो रही है, बुराड़ी के अंदर बना, शालीमार के अंदर बना, और अपना साउथ साइड में बना। इतने जो हॉस्पिटलों की बिल्डिंग्स तैयार हो रही है, सारे स्कूलों का मॉडिफिकेशन हुआ, सारे स्कूल आज बिल्कुल जो प्राइवेट स्कूल जो बनते हैं उनसे भी ज्यादा सुंदर, उनसे ज्यादा अच्छे, उनसे ज्यादा अच्छी शिक्षा आज जो सरकारी स्कूलों में है वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं है। ये सारे का सारा बदलाव केजरीवाल जी लेके आए हैं। केजरीवाल जी का जो विजन है, गुड गवर्नेंस है, इस वजह से उनको दिल्ली की जनता वोट दे रही है। और इस बार भी दिल्ली की जनता केजरीवाल जी के काम को ही वोट देगी।
केजरीवाल जी ये बेकार की बातें नहीं करते, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, जात बिरादरी की बात नहीं करते, जाट गुज्जर की बात नहीं करते। उनका विजन है सिर्फ एक काम, वो सिर्फ काम के विजन को लेके बात करते हैं और इसी विजन को उनको एक बार फिर वोट मिलेगा और एक बार उनकी फिर सरकार में रहेगी। जी ठीक है अमित जी आप बोलिए। देखिए, अभी आम आदमी के हमारे साथी कह रहे थे कि काम करते हैं। हाँ, काम तो करते हैं। एक पौवा खरीदने के बदले एक पौवा फ्री देने का काम करते हैं। इन्होंने किया 10 सालों में, जो जनता विश्वास करके लेके आई कि हमें बेहतर चिकित्सा मिलेगी, बेहतर पानी मिलेगा। आज दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र में, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी खुद जाते हैं और महिला उनसे सवाल करते हैं, उनके बाउंसर हटा देते हैं उसको। आज वो 10 वर्ष हो गए, इनको तो करके दिखाना चाहिए था ना। जब कभी भी कोई बात आती है, आलोक भाई बहुत फेमस डायलॉग है, मेरे पास तो ये नहीं है जी, सब केंद्र के पास है जी। अरे केंद्र के पास तो है, ये तो पहले से पता है कि केंद्र के समय जब दिल्ली थी वो तो पहले से होती आ रही है ना, उसमें कौन सी बात। ये दोनों केंद्र और राज्य के बीच सामंजस्य की जो स्थिति थी और नवरत्न जी, वो बिल्कुल नहीं कर पाए। मैं आपकी बात काटूंगा नहीं, बीच में एक बार आपकी बात देखिए, मैं प्रदीप जी ये अमित तिवारी जी अच्छा अमित जी बोल रहे, कोई बात नहीं। हाँ। अमित जी मैं आपकी बात काटूंगा बीच में, मैं सिर्फ ये कहूंगा जो दिल्ली के पास जो अख्तियार थे एक जीती हुई सरकार के, वो भाजपा सरकार ने उसको रोका, उसके ऊपर उन्होंने जुल्म किए। उसके बाद केजरीवाल जी कोर्ट गए और केजरीवाल जब कोर्ट गए कई साल उन्होंने केस लड़ा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी को ये के हक में फैसला किया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ही दिल्ली की मालिक है और दिल्ली का सारा काम दिल्ली की चुनी हुई सरकार आलोक भाई इसके खिलाफ देखिए वो इसके खिलाफ मोदी जी ने एक ऑर्डिनेंस लेके आए। अरे वो ऑर्डिनेंस पास कराया। आलोक भाई बहुत सीमित समय है, थोड़ा सा जवाब दो, बहुत सीमित समय, वो वापसी वो एक लंबी प्रक्रिया है, सब दुनिया जानती है और दिल्ली वासी भी जानते हैं। लेकिन जो 10 वर्षों की सरकार रही उस दौरान जनता स्वच्छ पानी की अपेक्षा करती थी, सफाई की अपेक्षा करती थी, विद्यालयों की सफाई करती। अरविंद केजरीवाल जी एक मुखौटा लेकर के घूमते हैं आज के समय में। आप देखिए आलोक भाई, जब वो स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के बारे में आरोप लगाते, जो एक सीधी सादी महिला थी जिन्होंने दिल्ली के विकास को चरम ऊंचाइयों तक पहुंचाया, तब कहते थे जब उनके आवास में केवल 8 AC लगी थी एक इस आवास में, तब उनको वो जो बात बोली मैं एक बात करना चाहूंगा। आप एक बात बताइए, जिस प्रकार केजरीवाल ने अपना शीश महल बनाया, इन्होंने अपने बाथरूम तक में AC लगवा रखा है। रही बात, ये बात करते हैं इन्होंने गरीबों के बिजली के बिल माफ किए। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि इन्होंने बिजली के बिल माफ नहीं किए। बिजली के बिल एक ही कमरे के 20-30 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं। किस प्रकार की इन्होंने फ्री की योजना बनाई? उसके लिए कह तो दिया है कि जो बिजली और पानी के बिल आएंगे वो सब माफ होंगे। सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी तो उसके बाद सारे माफ होंगे। उसके लिए स्पष्ट कर दिया है। अभी 10 साल से कौन सरकार चला रहा था इन्होंने? मैं भी पिछली बार इनका चैनल पे दिया गया इंटरव्यू देख रहा था। इन्होंने बोला था 2021 में कि अगर हम आलोक जी शब्दों को ध्यान देना, 2020 में इन्होंने बोला था जब चुनाव पिछली बार लड़े थे, अगर हम 2025 तक यमुना साफ ना कर दे तो आप हमें वोट ना देना, मैं आपके पास वोट मांगने नहीं आऊंगा। अभी किस मुझसे वोट मांगने आ रहे हैं? आप एक बात बताइए, इनको कुछ आपने सुना होगा ना कि मीठा मीठा जब और खारा खारा चीज, ये तो सारा फूक के चाटने वाले लोग हैं। आलोक जी, जिस प्रकार इन्होंने, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जिस प्रकार इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ छल किया है, दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है, दिल्ली की जनता को जिस प्रकार इन्होंने ठगा है, इस बार दिल्ली की जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। इस बार पूर्ण बहुमत में भाजपा का कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी निश्चित। आप 8 तारीख को देखिएगा, हम आपको मिठाई खिलाएंगे। ठीक है प्रदीप जी आपने पूरी बात सुन ली नवरत्न जी की। बहुत सारे सवाल आपके ऊपर खड़े कर दिए इन्होंने, उन सब का जवाब दे दीजिए, फिर अमित जी के पास चलूंगा। ऐसा है, एक्चुअली मैं आपको 2 शब्दों में बात बताता हूँ। केजरीवाल जी को इन्होंने तंग किया, इनको जेल में डाला, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला। क्यों गए? एक बार जवाब तो देने तो बीच में ना बोलो प्लीज। मैं जब आपके बीच में नहीं बोलता तो आप मेरे बीच में ना बोलो।
नहीं आलोक जी जवाब, आलोक जी जेल, जब मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा तो आप मेरे बीच में ना बोलो। सुन लीजिए प्रदीप गुप्ता जी की सुन लीजिए, प्रदीप जी की सुन लीजिए, प्रदीप जी की सुन लीजिए, उसके बाद फिर आपके पास आता हूं, आपके पास भी आऊंगा, अमित जी के पास भी आऊंगा। प्रदीप जी कंटिन्यू। देखो, हमारे जितने भी अच्छे नेता थे, जो काम करने वाले थे, शीर्ष नेतृत्व जिनके हाथ में था, जैसे सत्येंद्र जैन जी थे, मनीष सिसोदिया जी थे, संजय सिंह जी थे, खुद केजरीवाल जी थे, इन सबको 2 साल 3 साल पर उनकी पत्नी ने, आलोक जी एक नाम ये भूल रहे, सोमनाथ भारती का। सोमनाथ भारती जिनके बहुत अच्छे नेता थे, जिनके ऊपर उन्हीं की पत्नी ने मारपीट का आरोप लगाया। बीच में पता नहीं क्यों बोलते हो, एक बार बोल के तो बात को जवाब। ठीक है प्रदीप जी आप कंटिन्यू रहिए, बोलने की आदत बहुत है। प्रदीप जी आप कंटिन्यू रहिए। इन सब नेताओं को जेल में डालने से काम जरूर डिस्टर्ब हुआ है। इस बात के लिए केजरीवाल जी ने खुद कहा है कि जमुना का जो मैंने साफ करने का वादा किया था, वो वादा मैं पूरा नहीं कर पाया हूं, और ये मैं जनता से माफी मांगता हूं। लेकिन इस बार जब मेरी सरकार आएगी, सबसे पहले मैं जमुना का साफ कराने का ही काम करूंगा। और जो केजरीवाल जी कहते हैं वो करते हैं। अपनी कोई अगर उनकी कोई कमी रह जाती है तो उस चीज को वो भरे मन से स्वीकार भी करते हैं। ये बात करते हैं रेल बेच दी, तेल बेच दिया हवाई अड्डा, ये सब देख के चुप है इनके जेपी नड्डा। महंगाई से जनता कर रही है हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां खोया है चौकीदार। अरे जो मेन चीज है उसको देखो। हवाई अड्डे बेच दिए, रेल मार्ग आपने बेच दिया, राजमार्ग आपने बेच दिया, गैस पाइपलाइन आपने बेच दी, कोयला खदान आपने बेच दिए, रेलवे स्टेशन आपने बेच दिए, आपने सारा तो देश बेच दिया। उसके बाद आप देश की बात करते हैं, काम की बात करते हैं। ठीक है। नवरत्न जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, इनकी भी सुन लेते हैं, फिर अमित जी के पास चलते हैं। ठीक है, मैं आलोक जी वही बात इनसे जानना चाहता हूँ, इनको थूक के चाटने की इनके जो अध्यक्ष बोल दो या इनकी पार्टी के सर्वे सर्वा बोल दो, उनको थूक के चाटने की आदत है। जिस प्रकार उन्होंने 2021 में बोला था कि मैं अगर सरकार यमुना साफ नहीं कर पाऊंगा, यमुना की सफाई के कारण शीला दीक्षित की सरकार गई थी। शीला दीक्षित की सरकार के बाद इन्होंने बोला कि मैं पहले 2014 में जब ये आए 15 में कि मैं पूरी यमुना को पेरिस बना दूंगा, दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। आपने देखा दिल्ली कौन सी पेरिस बन गई। 2020 में फिर इन्होंने वही थूका और फिर क्या कहा कि मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, मेरे को एक बार और मौका दीजिए। आप बताइए 2021 से 2025 खत्म, 24 खत्म हो गया, कौन सी यमुना साफ हो गई? कौन सी यमुना की सफाई की बात करते हैं? उस यमुना की सफाई की बात करते हैं जहां पर ये खुद जाकर के, जो पूर्वांचल भाई हमारे यूपी बिहार के जो लोग दिल्ली में आकर के छठ मैया की पूजा करते हैं, सूर्य देवता को अर्घ देते हैं, उनके लिए बोला कि ये लोग भारी लोग दिल्ली में आकर के बस गए हैं। जब इनसे सफाई नहीं हुई तो इन्होंने उन जो एक दिल्ली का एक नब्ज है, जो दिल्ली की एक रीढ़ की हड्डी है, पूर्वांचल भाई हो हमारे, यूपी के भाई हो, बिहार के भाई बहने हो हमारी, वो दिल्ली में आकर के बस गए, तो उनके बारे में बोला। ठीक है नवरत्न जी, ठीक। अब प्रदीप जी सिर्फ एक सेकंड बस इनकी बात का जवाब दे देता हूँ। ये जो बार बार पूर्वांचलियों की बात कर रहे हैं, अरे पूर्वांचलियों के लिए तो भरी सदन के अंदर जेपी नड्डा जी ने उनको बांग्लादेशी और रोहिंग्या बना दिया। ये जेपी नड्डा जी ने कहा था मैं पूर्वांचल का बेटा हूँ, मैं बिहार में पैदा हुआ हूँ। उन्हीं जेपी नड्डा कहाँ की बात करते हैं ये? ठीक है अमित भाई ये दो जो लड़ाई चल रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, इस लड़ाई के बीच में कांग्रेस अपना स्थान कहां तलाशती है दिल्ली में? आलोक भाई, इस भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की नूरा कुश्ती से इतर कांग्रेस दिल्ली की जनता में अपना स्थान तलाशती है, उनके मुद्दों में अपना स्थान तलाशती है और उनके विकास कार्य जो रुके हैं उनको पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है। और हम इन्हीं योजनाओं को, इन्हीं विश्वास के साथ, इन्हीं आशाओं को लेकर के, इन्हीं उम्मीदों को लेकर के जनता के मध्य जा रहे हैं। और जनता हमें अपार प्रेम और स्नेह दे रही। जिस प्रकार से केजरीवाल जी को 2 बार का टेन्योर दिया और वो अपने वादों में असफल रहे और भारतीय जनता पार्टी को साथ के साधु सांसद दिए, जबकि वह भी अपनी निकृष्टता सिद्ध करने में एकदम साबित हो गए, मतलब एकदम 100% निकृष्टता में अव्वल दर्जे के रहे। उसी प्रकार जनता इस बार मूड बना चुकी है और जनता बदलाव के मूड में है कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। परिणाम देखने के बाद ये सब पता चलेगा कि जिस प्रकार से केंद्र और राज्य में की नूरा कुश्ती में इन दोनों ने दिल्ली की जनता को ठगा है, वो ठगापन इस 10 सालों के बाद दूर होगा। और जो हमारी सरकार पहले रही कांग्रेस पार्टी की, उसकी विकास गाथा को आगे बढ़ाने के साथ साथ
केंद्र और राज्य के बीच मजबूत संबंध हो और दिल्ली का विकास हो, दिल्ली की जनता उसमें ना पिसे, इस पर कांग्रेस पार्टी का पूरा कंसंट्रेशन और ध्यान है। यहां तक जब गारंटियों की बात आती है लोग भाई, तो हमने जो भी गारंटियां की हैं, चाहे वो 2500 रुपए प्रति महीने की बात ठीक है। कूपन की बात की है, बस मैं 10 सेकंड में खत्म करूंगा, की बात हो, हमने हिमाचल में करके दिखाया, हमने तेलंगाना में करके दिखाया, हमने कर्नाटक में करके दिखाया, और दिल्ली में सरकार बनेगी हम उन सभी गारंटियों को लागू करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि हम वादा वही करेंगे जो निभा पाएंगे। ठीक है। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा क्योंकि वक्त की कमी है। जैसे जैसे दिल्ली का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, 5 फरवरी की तिथि नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे दिल्ली की सियासत भी गर्माती जा रही है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, नवरत्न जी, अमित जी, प्रदीप जी, आपका तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे वैसे हर रंग चुनाव का हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV27 न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 27। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। तो इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन 27 के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। तो इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया 27 के साथ।